स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है आप सभी का हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट जो मॉडल पेपर जारी हो चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। दोस्तों हम लोग साइंस का जो 5 सेट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो साइंस यानी कि विज्ञान का दोस्तों मॉडल पेपर सेट 1 सोल्व करने वाले हैं। और कैसा मॉडल पेपर, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो सब्जेक्टिव मॉडल पेपर आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और जिस प्रकार से दोस्तों आपका सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस मॉडल पेपर में पूछा, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आज का यह शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको सेक्शंस ए दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एग्जाम में भी जिस प्रकार से मॉडल पेपर में है सेम इसी प्रकार से आपको एग्जाम में रहेगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कहता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या कहता है सर, कि एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। चलिए हम लोग करते हैं किस प्रकार से करना, जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप यहां पर लिखे हैं उत्तर में, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना, ताकि आपके जो एग्जामिनर है एक भी नंबर यहां पर ना काटे। ठीक है, इसलिए दोस्तों सावधानी बरतना है। जिस प्रकार से बता रहे सेम इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, उत्तर में लिखना है। माना क्या माना है कि एन इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश की रचना करता है। किस प्रकार से करता है अब बताना। ठीक है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है दोस्तों, आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है जी, आपको पता है सर जी, पता है 1.6 इंटू 10 का पावर -90 कूलम ये चार्ज होता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। चलिए यहीं से दोस्तों आपका जो बनने वाला है इस प्रश्न का जवाब। ठीक है, क्या करना है, देखिए लिखना है कि एन इलेक्ट्रॉन से बना आवेश, सूत्र होता है दोस्तों एक आपका Q बराबर Ne। चलिए Q क्या होता है, तो ये कुल आवेश होता है। N क्या है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। ठीक है, अब क्या करना है, तो दोस्तों यहां पर देखिए सबसे पहले आवेश आपका जो है दिया गया है, आवेश आपका दिया गया, इलेक्ट्रॉन भी आपका दिया गया। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आपको निकालना है, एन निकालना है। एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, तो चलिए मैं आपको बताता हूं क्या होगा। तो एन बराबर हो जाएगा दोस्तों Q बटे में E। ठीक है, Q बटे में E आपका हो जाएगा। जिस प्रकार से यहां पर देखिए जैसे कि लिखा है एन बराबर Q बटे में E। ठीक है, Q बटे में E लिख दिया तो Q कितना है 1 कूलम है, 1 कूलम हो गया। ठीक है, E कितना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, यहां भी कूलम था, कूलम से कूलम कट गया। अब क्या करना है सर, तो देखिए क्या करना है, 1 का 1 ऊपर रहने दीजिए। ठीक है, 1.6 का भी इसको अपना जैसे तैसे रहने दीजिए। लेकिन जो गुने में 10 का पावर -19 है दोस्तों, इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा, जो माइनस वाला चिन्ह है ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, गुने ऊपर में करना है तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा आपका 10 का पावर +19। ठीक है, +19 होगा, माइनस नहीं। ठीक है, +19। अब क्या करना है, देखिए यहां पर आपको पॉइंट दिख रहा और पॉइंट को हटाइएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊपर में एक 0 हो जाएगा, एक 0 होगा, नीचे में 16 है। तो 10 से 16 बड़ा है कि छोटा है सर, बड़ा है। तो क्या करना, तो जो 10 का पावर 19 है दोस्तों, इससे हम लोग 1 ले लेंगे तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां पर हो जाएगा 100 और इधर हो जाएगा 10 का पावर -18। ठीक है, माइनस तो हट गया। ठीक है, 10 का पावर 18 किस लिए 18 लिख रहे हैं, क्योंकि एक 0 यहां पर ले लिए। ठीक है, और नीचे में आपका 16। अब भाग लगाइएगा तो दोस्तों ये आपका जो कटेगा कितना बार में कटेगा सर, तो 16 को 100 से भाग दीजिएगा तो 6.25 में आपका कट जाएगा। कटने के बाद दोस्तों 10 का पावर 18 को लिख दीजिए और यही आपका जो राइट आंसर होगा। जिस प्रकार से दोस्तों यहां पर लिखे दोस्तों, और बताते हैं दोस्तों कि वीडियो बनाने में दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, और आपका सपोर्ट चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो पर लाइक करते हैं दोस्तों बहुत ही खुशी मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर दोस्तों पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए यहां पर जैसे कि लिखा था एन बराबर Q बटे में E। Q दोस्तों 1 कूलम था, बटे में दोस्तों आपका 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ये आपका कट के कितना है 6.25 इंटू 10 का पावर 18। तो इस प्रकार से लिख दिया, अतः 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम आवेश की रचना करेगा। चलिए क्या बात है। चलिए 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर का प्रश्न कहता है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, आखिर क्या कारण है। चलिए इसका उत्तर देते हैं। बहुत ही शानदार तरीका से लिखे दोस्तों, आसान शब्दों का प्रयोग किए हैं ताकि आपको जो एग्जाम में लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है,
हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण दोस्तों सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यह वस्तु का काफी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन? उत्तल दर्पण दोस्तों वस्तु का काफी छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही अधिक होता है। और जिससे जो ड्राइवर होते हैं, जो कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, ये पास दृश्य के रूप में जो दर्पण में देखते हैं, इसके कारण अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होते हैं। मान के चलिए आप बाइक चलाते हैं, बाइक तो चलाए हो दोस्तों, और जो बाइक चलाए एक बार कमेंट कीजिएगा। मान के चलिए बाइक चला रहे हो, बाइक में दोस्तों आपका जो मिरर होता है, साइड मिरर जो कि उत्तल दर्पण का होता है, उसमें दोस्तों आपको जो पीछे का बहुत ही नजारा दिखेगा, ठीक है, बहुत छोटा छोटा दिखेगा, कौन सी गाड़ी आ रही, कहां जा रही है, ठीक है, आपको सब चीज दिखता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग कहते हैं इस पार्श्व दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि ड्राइवर को दोस्तों जो है बहुत बड़े क्षेत्र में देखने में समर्थ होता है, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार तरीका से लिखे दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। 3 नंबर कहता है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। चलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल से समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल। विस्थापन अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं, ठीक है, जहां एक तत्व दूसरे तत्वों को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है। एक छोटा सा दोस्तों मैं अपने एग्जांपल से दोस्तों यहां पर एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। चलिए मान के चलिए एक आपका है ए बी है, ठीक है, ये आपका हो गया ए बी, ये आपका ए प्लस हो गया दोस्तों, क्या बोला, विस्थापन अभिक्रिया बोला, ठीक है। ये आपका ए है दोस्तों और ये आपका हो गया बी सी प्लस में, ठीक है। एरो का निशान देखे दोस्तों, आपका जो है ए सी बन गया और बी को जो है अलग कर दिया। क्या हो रहा है, तो जो आपका क्या बोला कि जहां एक तत्व, ये एक तत्व है, दूसरे तत्व के यौगिक बी से आपका यौगिक हो गया, ये जो है दोस्तों ये क्या किया, तो बी को लात मार के सी से अभिक्रिया कर लिया और एसी बन गया और बी को अकेले कर दिया। तो एक को विस्थापित करा, इसी को हम लोग दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि Zn प्लस CuSO4 दिया गया है दोस्तों, Zn जो है जिंक जो है दोस्तों ये SO4 के साथ अभिक्रिया कर लिया और कॉपर को अलगे कर दिया, ठीक है, इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्या कहता, 4 नंबर कहता है दोस्तों, प्रश्न बहुत ही शानदार है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। देखिए बहुत ही शानदार तरीका से लिखे, देखिए आश्रित जल दोस्तों यह क्या है, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि यह एक सहसंयोजी यौगिक होता है जिसका क्या बोलता है, आयनीकरण नहीं होता। यानी कि दोस्तों जिसमें अगर आपको पता है कि जो वर्षा जल है, वर्षा जल में दोस्तों अम्ल पाया जाता है, ठीक है। पीएच मान वर्षा वाले जल को अम्लीय वर्षा जब कहेंगे जब उसका पीएच मान 5 होगा। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज पता है कि जो आश्रित जो जल होता है यह क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, चालक नहीं होता क्योंकि यह सहसंयोजी यौगिक है, ठीक है, यौगिक है जिसका आयनिक होता नहीं है, जिसमें दोस्तों किसी प्रकार का आयन नहीं होता, H प्लस आयन इसमें नहीं होता। और नहीं होने के कारण क्या होता, तो यह अपने आयनों की अनुपस्थिति ही आश्रित जल को विद्युत का कुचालक बना देती है। अगर दोस्तों इस पर भी H प्लस आयन मिलता तो यह भी विद्युत का सुचालक होता, लेकिन यह चालक नहीं है। और बात करें वर्षा का, तो वर्षा के जल में अनेक अम्लीय गैस होते हैं जैसे कि CO2 SO2 अशुद्धियों के रूप में घोली होते हैं और इन गैसों का घोल पानी को आयनीकृत कर देता है, जैसे कि दोस्तों अम्ल पानी में घुलकर H प्लस आयन देता है। तो इस प्रकार से जो वर्षा वाला जल है ये आपका जो क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि पानी में बाहर मत निकलिए, बरसात में बिजली कहीं पर भी गिर सकता है और पूरा दोस्तों वहां का जो पूरा जो सरफेस एरिया होता है उसको क्या करता है, तो पूरा करंट फैला देता है, ठीक है। 5 नंबर कहता है दोस्तों, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका है क्या है, हमारे अमाशय में जो अमाशय इसमें अम्ल की क्या भूमिका है आपको बताना, ठीक है। देखिए हमारे अमाशय में अम्ल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला देखें तो अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से करता है। अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। और एक बार सभी को कमेंट करना है, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से, ठीक है। और वही एंजाइम के कारण क्या होता है दोस्तों, जो अम्लीय माध्यम से क्या करता है, भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है, अम्लीय भोजन को करता है अम्लीय बना देता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सकते हैं, इसलिए भोजन आपका पचता है, ठीक है। 2 नंबर हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भोजन के साथ बहुत से रोगाणु भी आ सकते हैं जो अम्ल के प्रभाव से मर जाते हैं। यही दोस्तों आपका अमाशय में अम्ल का भूमिका निभाता है। अगर अम्ल नहीं होता है तो आपके जो पेट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन अम्ल है जो दोस्तों ये कीड़े मकोड़ों को मारने का भी काम करता है, ठीक है, सूक्ष्म जीव को मार देता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 6 नंबर क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, एकदम मस्त से समझाने वाले। 6 नंबर क्या कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है।
ठीक है, पहले थोड़ा सा इसको जो लिखा गया इसको समझ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं अपने भाषा से आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए प्रतिवर्ती क्रिया मेरा जो द्वारा नियंत्रित होता है इसे हम अपने सोच द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जबकि टालने की क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है, इसे हम अपने सोच द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका से बता दूं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐसी क्रिया है दोस्तों जो झटके में कोई भी चीज होता है। मान के चलिए आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको कील चुभ गया तो जल्दी से आप पैर को उठा लेते हैं, जल्दी से उठाते हैं कि नहीं? क्या आपको जो है आप जो पैर जो है कील पे चकता है या कांटा में गड़ जाता है तो क्या आप वहां पर अपने पैर को कील में झोंके मतलब कि कील में जो है दोस्तों अपने पैर को डुबोए रखते हैं कि बोलते हैं कि जो मस्तिष्क है, दिमाग तुम मुझे ऑर्डर दो, मैं अपना पैर को हटाऊंगा? क्या ऐसा होता है? नहीं सर, जैसे ही कील चुभता है सर मैं अपना पैर को ऊपर उठा लेता हूं, इसी को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझा, जैसे कि किसी को करंट लगता है दोस्तों, मान के चलिए करंट लगता है तो क्या तुरंत ही बिगा जाता है? बिगाता कि नहीं? बिगाता सर। मान के चलिए किसी को अगर कोई लालटेन हो गया या किसी प्रकार से दोस्तों आपका जो, ठीक है, आपका किसी प्रकार से अगर जो किसी भी गर्म चीज, मान के चलिए कोई भी गर्म चीज है या चाय या कॉफी कुछ भी है, अगर उसमें दोस्तों आपका जो त्वचा है ये टच होता है तो क्या आप जो त्वचा को सटे ही रहने देते हैं, फिर बोलते हैं मस्तिष्क तुम इसे हटाएगा कि नहीं? मैं इसे नहीं हटा रहा हूं। क्या ऐसा होता है? नहीं सर, जैसे ही त्वचा सटता है तुरंत से यहां पर हट जाता है अपना ही आप। इसमें दोस्तों मस्तिष्क का कोई भी क्या होता है? नियंत्रित नहीं होता। इसी को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, यानी कि अनझोके में हट जाता है। ठीक है, अब चलिए अब टहलने वाला क्रिया क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये दोस्तों एक ऐसे प्रकार की क्रिया है जैसे कि मान के चलिए आपके और आपके दोस्त में झगड़ा होगा। ठीक है, बहुत ही प्यार से समझा रहे दोस्तों, और समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि सर अच्छा लगता है, और वीडियो का एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मान के चलिए आपके और आपके दोस्त में झगड़ा हो रहा है, मान के चलिए आपके दोस्त एक लपड़ आपको मारता है, मान के चलिए, मानना नहीं है, ठीक है, मारता है दोस्तों, एक तमाचा मारता है आपको। फिर जो आपको जब तमाचा मारा तो ये जब तमाचा मारता है, जब आपके गाल पे मारा तो ये दोस्तों डायरेक्ट आपका जो रिकनेक्शन होता है ये कहां से होता है? मस्तिष्क से होता है। तो मस्तिष्क इसको ऑर्डर देता है आपको कि आपके सामने वाला बरियार है या कमजोर है, फिर उसको आपका मुकाबला करना चाहिए। अगर कमजोर है तो मस्तिष्क कहता है कि तू भी इसको एक तमाचा मार, तब आप जाके इसको एक तमाचा मार। क्या झोंके में ऐसे होता है? नहीं सर। चलिए क्या बात है दोस्तों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है दोस्तों कि परितंत्र क्या है, इसके प्रमुख घटक के नाम तथा उदाहरण बता। ठीक है, देखिए वातावरण में उपस्थित अनेक जीव जंतु तथा पेड़ पौधे या अजैविक घटकों के जुड़ाव को परितंत्र कहते हैं। इसके 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक, जैसे मनुष्य, पेड़, नदी, तालाब, सब। देखिए परितंत्र में क्या है? आसपास के जो भी चीज है, टेबल, कुर्सी, आप हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, वस्तु हो गया, किसी प्रकार का पेड़ पौधा है, ये सभी क्या है? वातावरण में सभी उपस्थित है और एक दूसरे के संबंध में यानी कि जुड़ाव का, इसी को दोस्तों हम लोग परितंत्र कहते हैं। और परितंत्र का 2 घटक होता है, कौन कौन? जैविक घटक होता है और अजैविक घटक होता है। जैविक में जैसे आप हो गया, अजैविक में कुर्सी हो गया, इस प्रकार का हो गया। चलिए इस प्रकार से उदाहरण भी हम लोग लिख लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शंस बी में। क्या कहता है? चलिए सेक्शंस बी दोस्तों अब कहता है, पहला प्रश्न यानी 8 नंबर कहा कि प्रकाश वायु से 1.5 यहां पर 1.5 आवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्मात में तो प्रकाश की चाल पता है कि सबसे ज्यादा होता है। यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर क्या हो जाता है? 3 × 10⁸। ठीक है, यहां पर मिसप्रिंट हो गया हो। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कहां होता है? प्रकाश में होता है। ठीक है, अब निर्मात में होता है, निर्मात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन प्रश्न कहता है कि वायु में 1.5 आवर्तनांक की कांच में प्लेट में प्रवेश जब करेगा तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? चलिए बहुत ही सिंपल से समझाएंगे, समझ लीजिए दोस्तों। एक बार समझते हैं, दोबारा वीडियो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगा। और मैं दोस्तों रटने का काम नहीं करवाता हूँ, समझाने का काम करवाता हूँ, और आपको समझना अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए अपवर्तनांक दोस्तों आपका दिया गया, यानी कि एन आपका दिया गया, पहले से एन कितना दिया गया? 1.5 दिया गया है सर जी, दिया गया जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, अब कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल हमको निकालना है। क्या सर? भी निकालना। ठीक है, कांच में जब प्रकाश की चाल इंटर करेगा तो ये कितना होगा, यानी कि हम लोग को भी निकालना है। चलिए हम नेक्स्ट कहता कि निर्वात में प्रकाश की चाल दिया गया है, यानी कि सी आपका दिया गया, कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये आपका दिया गया। अब कहता है कि कांच का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे में कांच में
प्रकाश की चाल, ये क्या होगा? चलिए सर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्तों कहता है, क्या कहता है, देखिए फॉर्मूला आपका क्या कहता है कि कांच का अपर्तनांक, अपर्तनांक माने एन, ठीक है, एन आपको दिया गया है, बराबर बराबर क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल को किससे डिनोट किया? सी से। सी आपका कितना? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड दिया गया, यानी कि सी। अब निकालना क्या चाहिए जी? कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल का मन है भी निकालना है, भी बट्टे में दे दीजिए। फॉर्मूला एक बना दोस्तों, सी एन बराबर सी बट्टे भी। एन दिया गया है 1.5, सी दिया गया है 3 × 10⁻8, हमको निकालना है भी। अब भी निकलेगा कि नहीं? क्या बात है सर, निकलेगा किसने? चलिए यहाँ पर हो गया एन आपका 1.5 दिया गया था, बराबर में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ये दिया गया है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड अच्छी तरह से लिख दीजिए सर, ठीक है, दिया गया। चलिए और निकालना है हमको भी। चलिए अब भी निकालना, तो भी बराबर क्या हो जाएगा? क्या होगा सर भी बराबर? तो भी बराबर दोस्तों आप सभी का जैसे कि लिखा गया कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या होगा? तो 3 × 10⁻8, ठीक है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर लिख देते हैं अच्छी तरह से, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड बट्टे में हो जाएगा 1.5। 1.5 पॉइंट को हटाइएगा तो यहाँ 0 और पॉइंट इसका हट गया, तो अब यहाँ हो गया 15 और 15 को दोस्तों आप काटिएगा तो 15 दूना का हो जाएगा 30 और भी बराबर निकल कर आया। बहुत ही सिंपल, क्या निकल कर आया सर? तो भी बराबर आपका निकल कर आया 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड निकल कर आया। तो क्या होगा सर? कांच में प्रकाश की चाल कितना निकल कर आया? तो 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड आया, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जिस प्रकार से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है इसी प्रकार से बनाना है दोस्तों, और इतना कड़ी मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। 9 नंबर कहता है निकट दृष्टि दोष क्या है? इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। आपको पता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष यहाँ पर पूछने में तो लगेगा कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखा, लेकिन ऐसा नहीं, उल्टा होता। निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखता परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखता, और निकट दृष्टि दोष को दोस्तों हम लोग अवतल लेंस के द्वारा दूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर, क्या कहता है? कहता है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादक के साथ ऊष्मा भी निकलता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादक के साथ ऊष्मा भी निकलता है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि नहीं है सर? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या कहेगा? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा क्या होता है? शोषित होता है, उसी को तो हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बात है, जिसमें ऊर्जा निकलता है ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊर्जा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इतना समझ गया, बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। अभी 11 नंबर कहता है दोस्तों प्रश्न है कि समजाति श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। समजाति श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। समजाति श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनका एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता, जिनको क्या एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। ऐसे सामान्य सूत्रों में प्राय केवल एक ही प्रचल पैरामीटर होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों हम लोग अल्केन, ठीक है, अल्केन यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है कहीं कहीं, ठीक है, अल्केन, ठीक है, अल्केन किस इस प्रकार से कहीं कहीं लिखता है। क्या बोल रहा है? अल्केन एक समजाति श्रेणी है, ठीक है, जिसमें क्या बोलता है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि यौगिक है। इसका सामान्य सूत्र दोस्तों CnH2n+2 होता है। कहने का मतलब दोस्तों मिथेन, इथेन, प्रोपेन ये समजाति श्रेणी इसलिए है क्योंकि जो इसका कार्बन है ये हाइड्रोजन के दुगने से क्या है? तो 2 अधिक है, बस यही तो समजाति श्रेणी कहलाता है। बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर, और 12 नंबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या कमियां हैं? न्यूलैंड्स की अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं दोस्तों बताना है। तो न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत की निम्न सीमाएं क्या क्या है? देखिए चलिए यहाँ पर पहला कहता है कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, किंतु
क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म तत्व पहले तत्व से नहीं मिलता है। दूसरा कहता न्यूलैंड्स की कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 गो तत्व विद्यमान है और भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई नए तत्व मिले, बहुत से नए तत्व मिले। ठीक है, ये न्यूलैंड्स के खिलाफ था दोस्तों कि क्या ये न्यूलैंड्स के दोस्तों सिद्धांत अष्टक में बताया गया, क्या बताया कि जो है कि कल्पना के अनुसार प्रकृति में 56 गो तत्व विद्यमान है, लेकिन भविष्य में दोस्तों आने नहीं होगा, ये कहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, नए तत्व पाए गए जिनका गुणधर्म क्या अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, तीसरा हो जाएगा अपनी सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने दो तत्वों को एक साथ रख दिया था और कुछ असमान तत्वों, ठीक है, असमान तत्वों एक स्थान में रख दिया, जैसे कि कोबाल्ट और निकेल एक साथ में है, इन्हें एक साथ है उसी स्तंभ में रखा गया है जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन एवं ब्रोमीन है। चाहे इनका गुणधर्म उन तत्वों के भिन्न है, आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया है, जबकि क्या बोलता, आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा है जबकि उनके गुणधर्म में समानता होती है, इस प्रकार से रखा गया। और चौथा है कि न्यूलैंड्स अस्थक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के ठीक से लागू हो पाया है। ठीक है, ये रहा दोस्तों न्यूलैंड्स अस्थक का सिद्धांत में दोस्तों सीमाएं क्या क्या था। बढ़ते नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है और स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं। चलिए, स्वपोषी पोषण जो पौधे या जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाती है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे हरे पौधे दोस्तों ये क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसको हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब विषमपोषी पोषण वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण व आंशिक रूप से किसी दूसरे पर आश्रित होता है, विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण कहलाते हैं। एक बार कमेंट में बताइए कि मनुष्य किस प्रकार का पोषण में आता है, मनुष्य किस प्रकार का पोषण में आता है, स्वपोषी पोषण है कि विषमपोषी या परपोषी है, या विषमपोषी बोले या परपोषी बोले, ठीक है, दोनों एक ही होता है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की ओर। और अभी तक जो भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। कहता है लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में निम्न अंतर है। यहाँ पर दोस्तों आपका लैंगिक है और यहाँ पर अलैंगिक है। ठीक है, यहाँ लैंगिक जनन है, यहाँ अलैंगिक जनन। देखिए लैंगिक में पहला देखे तो इस क्रिया में नर और मादा, ठीक है, दोनों की आवश्यकता पड़ती है इसमें, और अलैंगिक में इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, लैंगिक में दूसरा हम देखें इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, और ये आपका दूसरा हो जाएगा इसमें। ठीक है, अलैंगिक में यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। तीसरा, लैंगिक जनन निषेचन के बाद, निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ होता है। तीसरा इसमें देखो तो अलैंगिक जीव में निषेचन क्रिया नहीं होता है। ठीक है, और चौथा है दोस्तों कि इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो जाते हैं, और इसमें इस जनन द्वारा उत्पन्न संतानों में नए गुण नहीं आ सकते हैं। तो ये रहता है दोस्तों लैंगिक और अलैंगिक, आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आप जो इस वीडियो में दोस्तों कुछ भी सपोर्ट बनाए रखते हैं, या आपको दोस्तों इसमें कुछ भी मुझे प्यार मिलता है, तो दोस्तों मैं जो दोस्तों सेक्शन सी इसका दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और जितना भी दोस्तों को जरूर से कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि सर जो सेक्शन यानी कि पार्ट 2 सर जल्दी से लेकर आइए। दोस्तों अगर जितना जल्दी कमेंट आता है उतना जल्दी मैं लेकर आऊंगा वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों इस तरह और नए वीडियो में।